जैसे राज्य में जो चिदम्बरम यहाँ आता है और हिंदी समझने से मना कर देता है, वो भी नहीं समझे कि अंगूठा छाप का मतलब क्या है। उसका व्हाट इज अंगूठा छाप, उसने बताया। फिर ये बता रहा कि यहाँ 60,000 वोट नकली पड़ गए, यहाँ 70,000 वोट नकली पड़ गए। ये आम आदमी बात करे, कोई सड़क साहब नेता बात करे, कोई सड़क साहब कार्यकर्ता बात करे। यहाँ पे तुम इतनी बुरी तरह हारे हो, तुम्हारे मुंह पे काली पुती है। और 2014 के चुनाव में 80 में से 73 सीटें भाजपा जीती थी। तो ये बेईमानी कौन कर रहा? बेईमानी करके भाजपा को कौन जिता रहा था? ऐसे राहुल गांधी का स्वागत हुआ और मुझे लग रहा है वही जगह ऐसी इसकी हुई है, इसके ताबूत में आखिरी कील। इसको हताशा हो गई है कि महाराष्ट्र के बाद यदि बिहार में ऐसी हार हुई तो क्या दुर्गति होगी। सर, कल ये आपका अधेर जो है वो बिहार में था। जिस जिस जगह पे गया कुछ उसके लिए महिलाएं उपलब्ध कराई गई, कोई मनरेगा की महिलाएं, वो कोई इस तरह की महिलाएं जो कल मैंने सुनाया कि ऐसा बोका है, बोका समझते होंगे बिहार और यूपी में बोका शब्द बड़ा वो है, वो बोका की तरह उससे किसी महिला ने कहा हम तो अंगूठा छाप हैं। मुझे नहीं लगता जो तमिलनाडु जैसे राज्य में जो चिदम्बरम यहाँ आता है और हिंदी समझने से मना कर देता है, वो भी नहीं समझे कि अंगूठा छाप का मतलब क्या है। उसका व्हाट इज अंगूठा छाप, उसने बताया। फिर मामला यहीं तक नहीं, पूछा कि सब कहां कहां घूमी हो, तो बोला गुजरात। गुजरात कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हर चीज ऐसे ऐसे लोग आमतौर पे उसको पकड़ाए गए जो राहुल को ही मजाक बना रहे थे। मुझे लग रहा है बिहार से लौटने के बाद उसके अक्ल दांत आए हैं। बिहार से लौटा और उसने एक आर्टिकल लिख दिया, पता नहीं उसके नाम से किसने लिखा है। वो हरियाणा वाला पांचवें चौथे नंबर पर हमेशा पीछे से फर्स्ट करने वाला जो राज्यसभा गया उसने लिखा, या उस प्रियंका वाड्रा का वो शायर लिखा। वो इस लायक किसने? नहीं, किसी ने तो कह रहा हूं यदि यदि लायक होता तो जरा ढंग से लिखता ना। मुझे लग रहा है कि बिहार से आने के बाद एक ऐसी हताशा बढ़ी है कि राहुल ने मान लिया कि अब हार तय है। सोचिए, आर्टिकल आगे कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे हमला बोल रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है पहले से घोषित है। अब उसे दीवार पर लिखी हुई इबारत समझ में आ रही है कि हार ही नहीं होनी है, तबाही होनी है। देखिए, पहला तो इसका मेरा ये मानना है कि ये मान लीजिए कि जो बात हम लोगों ने मैंने पहले भी कही है कि बिहार में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है और उसको इसकी समझ में आ गया है, इसके चमचों की समझ में आ गया है। तो ये अभी से अपना वो जो है पेशबंदी करने लगा कि उस बुरी हार के लिए इसने अभी से ताना बाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये तो छोड़ दीजिए, ये आदमी आज जब इसने कहा, ये खर्रा लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, मेरे ख्याल से वो नेशनल हेराल्ड में लिखा होगा। मनीष जी, मैंने कोई बढ़िया पेपर में देखा नहीं। इसका ये जो खर्रा है, इसके खर्रे में इसने क्या लिखा है इसको छोड़ दीजिए। इसने वही बताया है कि वो महाराष्ट्र का रोना रोया है कि वहां पे नकली वोटर आ गए और जाली वोट पड़ गए और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, जो रोना रो रहा है ये मेरा। लेकिन आज एक बात ये पुष्टि हो गई कि ये आदमी गजब का मूर्ख और गजब का धूर्त है। और साथ ही साथ जिन लोगों को इसकी राजनीति बारीकियां नहीं समझते हैं, उन्होंने आज इस बात को मान लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जिस उपलब्धि की भी हम लोग बात कर रहे थे कि 34 करोड़ में से 27 करोड़ तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर कर लिए, या तो 30 करोड़ मान लीजिए, 30 करोड़ निकाल लिए, जो बाकी बचे 4 करोड़ हैं जो आज भी भूखों मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ये उसी में से एक है। ये आदमी क्या रिक्शा चलाता है, या ये आदमी को यहाँ सब्जी मंडी में ठेला लगाता है? इसके पास जब इतने पुख्ता सबूत हैं तो ये कम से कम कोर्ट तो जाता महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। जो ये बता रहा कि यहाँ 60,000 वोट नकली पड़ गए, यहाँ 70,000 वोट नकली पड़ गए। ये आम आदमी बात करे, कोई सड़क साहब नेता बात करे, कोई सड़क साहब कार्यकर्ता बात करे। यहाँ पे तुम इतनी बुरी तरह हारे हो, तुम्हारे मुंह पे काली पुती है। तो ये तो सारा गट्ठा लेकर तुमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, जहां जा सको वहां। तुम्हारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील है जो ये धंधा करते हैं कि वहां PIL करने का, जो कोर्ट ही फिक्स कर लेते हैं। धंधा क्या करते हैं सर? कोर्ट ही फिक्स कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये काहे नहीं किया, आज तक ये कोर्ट नहीं किया मनीष जी, इस शिकायत को लेकर ये कोर्ट नहीं किया है। इससे दर्शक समझे कि कितनी ईमानदारी की ये शिकायत कर रहा है और ये अपना रोना रो रहा कैसे बयाना ये बना रहा है। दूसरी बात, मनीष जी, एक एक पोलिंग स्टेशन पर 70-70 हजार नकली वोट, कि वो आदमी ही नहीं है उनके नाम से वोट पड़ा है। तो राहुल गांधी, तुम्हारी तो बड़ी फौज है जो बिल्कुल तुमको आगे एक एक वोट की जानकारी दे रही है। कहीं कम से कम 20-25-100 आदमी तो लाके इकट्ठा करते जो आकर ये कहें कि ये जो है इस नाम का आदमी कहीं रहते ही नहीं है। इस वोटर लिस्ट में, विधानसभा की वोटर लिस्ट कितनी बड़ी होती है, और उसमें से 70,000 80,000 आदमी अगर फर्जी वोट डालेगा
तो वो तो बड़ी आसानी से पकड़ लोगे, जो तुम्हारे पास तो पूरी सूची है कि देखो ये नाम जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में, लेकिन इस नाम का आदमी इस धरती पे रहते ही नहीं है, ये नहीं करेगा ये क्योंकि इसका मुंह काला हो जाएगा। ना तो ये अपनी 70,000 की लिस्ट बता रहा है, ना उसकी बता रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझिए इसका झूठ। और जो जब ईवीएम का गाना गा रहा है, तो ईवीएम के गाने के लिए एक बार फिर समझा देता हूँ इस मूर्ख आदमी को। अभी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 2014 में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीते थे और ऐतिहासिक जीते थे, वैसी जीत उनको आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव को भी दौरा पड़ता है ईवीएम का। ईवीएम जो है कर लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अपने दर्शक और सभी बुद्धिजीवी सबको ज्ञात होगा कि किसी भी चुनाव कहीं भी हो रहा हो, उस प्रदेश की जो ईवीएम है वो उसको उत्तर प्रदेश, उसी प्रदेश की नौकरशाही ही संभालती है। उसके लिए कोई अलग से लोग नहीं आते, उसके लिए कोई दिल्ली से लोग नहीं आते। और 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार 2002 से नहीं थी। 2012 साल से वहां पे कभी सपा बसपा ये मिली खिचड़ी चलती रही। और 2014 के चुनाव में 80 में से 73 सीटें भाजपा जीती थी। तो ये बेईमानी कौन कर रहा था? बेईमानी करके भाजपा को कौन जिता रहा था? वो ईवीएम के अंदर छेड़खानी कौन कर रहा था? ये इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए, और देना चाहिए राहुल गांधी को। उसके बाद 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, केंद्र में भले मोदी सरकार थी, लेकिन यहाँ पर तो अखिलेश का काम बोल रहा था। नौकरशाही दीवानी थी, जनता दीवानी थी। तो वो जो ईवीएम हैंडल कर रही थी उत्तर प्रदेश के सारे विधानसभाओं में, वो क्या कहीं मंगल ग्रह से आए थे? वही उत्तर प्रदेश के कर्मचारी थे। तो सबको सेट कर लिया था मोदी ने। और अगर वास्तव में मोदी ने सबको सेट कर लिया था, तो फिर तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको उत्तर प्रदेश की सत्ता कभी दोबारा सौंपी जाए, कि नौकर तुम्हारे थे, तुम्हारे शासन में थे, और वो सेट हो गए थे नरेंद्र मोदी से लाखों लोग। तो ये कितना झूठ बोलते हैं, और जो ऐसा झूठ बोलते हैं जो तत्काल धज्जी उड़ जाती है। ये वो काम कर रहे हो। आज जो है उसमें, आज जो राहुल गांधी का ये लेख है, ये 100% मनीष जी, जो बात मैं कह रहा था, अब मैं पूरी तरह से मोहर लगा सकता हूँ कि बिहार में हारने नहीं जा रहे। बिहार में इनका जनाजा बड़े धूमधाम से निकलेगा राजनीति का। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए कि इस हेडिंग को समझिए। हेडिंग से लग रहा है कि कोई बढ़िया चमचा जो है ना, पत्रकारिता का कोई बढ़िया चमचा, इसको किसी पत्रकार ने लिखा है लेख। ये चीजों से बिल्कुल, मैं इसको शब्दों के तारतम्य को पढ़ा तो हिंदी और अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट किया गया इसके लेख को, दोनों ऐसा लग रहा है कि एक अंग्रेजी का आदमी, एक हिंदी का आदमी ने बैठ करके लिखा है। और ये लेख बिहार के में जो हताशा है, बिहार के आप जितने वीडियो देख लीजिए, ये बोका आदमी, जितनी महिलाओं से बात हुई है, इसकी बोकागिरी एकदम से वहां साबित हो गई है। मुझे लग रहा है कि उस बिहार के से मूवमेंट का है। और जबकि वो घंटी वाली आंटी, वो जो बदमिजाज इसकी जो प्रवक्ता है, वो कह रही है कि दशरथ मांझी के गांव गए, दशरथ मांझी के गांव में ऐसे राहुल गांधी का स्वागत हुआ। और मुझे लग रहा है वही जगह ऐसी इसकी हुई है, इसके ताबूत में आखिरी कील। इसको हताशा हो गई है कि महाराष्ट्र के बाद यदि बिहार में ऐसी हार हुई तो क्या दुर्गति हुई। बिहार में मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बनने जा रहा है मनीष जी की हार का, ये समझ लें। और आज भी ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र का सदमा ये निकल नहीं पाया। दिल्ली तो छोड़िए, कांडी केजरी को दिया हुआ था। हरियाणा से ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र इसके लिए ज्यादा तिरमिलाट है। ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में नंबर 2 पे था। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस ऐसे ही पीछे से फर्स्ट कर रही थी। तो महाराष्ट्र इसको इतना बड़ा सदमा, जब से महाराष्ट्र चुनाव हारा है तब से कांग्रेस, राहुल गांधी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इस तरह की हरकतें ऐसा नहीं पहली बार किया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मूवमेंट लगातार ये करना, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव की हार अब तक, मतलब इस कदर हार, इतनी बुरी हार, इस सदमे से उबर नहीं पाया है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी औकात समझ लिया। और इलेक्शन कमीशन का भी बताता हूँ मनीष जी, इलेक्शन कमीशन ने इसकी औकात समझ ली। तो इसने जो खर्रा लंबा लिखा है, तो उसने कोई इसके उस खर्रे का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये फिर मतलब क्या कहेंगे, इसकी बेईमानी, इसकी धूर्तता, मूर्खता झलक रही है। और ये हार की खिसियाहट है, जिसकी वजह से ये आदमी इस तरह के आरोप लगा रहा है। इसके बाद कोई तथ्य नहीं है। मैंने कहा ना कि लेके जाए, लिस्ट लेके जाए, कोर्ट में जाए, इलेक्शन कमीशन पास जाए, वही काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ चोरी इसकी पकड़ जाएगी।
अब आता हूँ मनीष जी इलेक्शन कमीशन पे। इसने इलेक्शन कमीशन में बड़े ज्ञान दिया है। इसको इलेक्शन कमीशन याद है। ये पहले आता हूँ टीएन सेशन पे मनीष जी। और टीएन सेशन को हिंदुस्तान में लोग बड़ा ईमानदार और बहुत बेहतरीन, ये उसने सस्ती बातें की थी। टीएन सेशन ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे चुनाव में भ्रष्टाचार रुका हो। मैं बताता हूँ टीएन सेशन ने पोस्टर लगवाने मना कर दिए थे मनीष जी। उससे गरीब आदमी को मिलने वाली रोटी खत्म हो गई। और वो जो पोस्टर वाला पैसा था वो भी नंबर 2 में चलने लगा। दारू बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, आज भी बढ़ता है, तब भी बढ़ता था। उसको टीएन सेशन के पिताजी भी आके नहीं रोक सकते थे, नहीं रुका। बल्कि वो जो खर्चा पोस्टर बैनर का था वो उसने मना करा दिया, तो वो भी पैसा उसी में जाने लगा। बाकी उसके अलावा मैं वैसे टीएन सेशन की ईमानदारी का एक उदाहरण दिए देता हूँ, उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि टीएन सेशन कितना ईमानदार चुनाव आयुक्त इस देश का था। कि चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो आदमी चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु गवर्नमेंट का हुआ करता था और उसका मुख्यमंत्री हुआ करता था एमजी रामचंद्रन। अब एमजी रामचंद्रन स्वर्गीय हो गए। वो कितने ईमानदार थे और कितनी ईमानदारी से उनका चीफ सेक्रेटरी काम करता रहा होगा, कितना ओबीडी, मतलब बड़ा प्री टीएन सेशन थे एमजी रामचंद्रन के, ये सब जानते हैं। बड़े लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो कितने ओबीडियंट होके ये रहे होंगे, इसको आप समझ लीजिए। और मैंने कहा कि बोलूं तो क्या बोलूं, इधर से भी छेद है उधर से भी छेद है। कि एमजी रामचंद्रन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कितना ईमानदार, वो भारत के कुछ चुनिंदा ईमानदार लोगों में से एक था वो आदमी। और उसका चीफ सेक्रेटरी वो बड़ा इतना ईमानदार था कि मतलब उसके आगे से फेल। तो वो चुनाव आयोग में आके उसने कुछ सस्ते फैसले किए जिसकी चर्चा बहुत चर्चा हुई। कोई बूथ लूट खत्म नहीं हुई थी। बूथ तब भी लूटते थे जब टीएन सेशन के समय में भी लूटते थे, बिहार में भी लूटते थे, यूपी में भी लूटते थे। यूपी का भी मुझे ध्यान है, बिहार का भी ध्यान है। उस टीएन सेशन को जो चुनाव आयुक्त था उसको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया था लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ। और ये बताते हैं कि चुनाव, इनके यहाँ चुनाव आयुक्त बड़ा निष्पक्ष चुना जाता है। तो एक को तुमने चुनाव लड़ने के बाद अपनी पार्टी से कैंडिडेट बना के गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ मैदान में उतारा। दूसरे मोहिंदर सिंह गिल सरदार जी, बड़े निष्पक्ष थे वो। और वो इतने निष्पक्ष थे कि बाद में जब वो चुनाव आयुक्त से हटे तो कांग्रेस से चुनाव राज्यसभा पहुंच गए, वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री बना दिए गए। इतने निष्पक्ष वो चुनाव आयुक्त थे। ये आप खुद तय कर लीजिए कि कितनी निष्पक्षता से वो चुनाव आयुक्त की कुर्सी पे बैठा करते थे कि वो खाली सांसद नहीं बने, उनको मंत्री बना दिया गया। और फिर उसके बाद एक तीसरा चुनाव आयोग आया, चुनाव आयुक्त। ये नवीन चावला, जिसने 2009 से पहले उसको चुनाव आयुक्त बनाया गया, वो इतना ईमानदार था कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1980 में जो जनता पार्टी में शाह कमीशन बना था, उसने उसकी आलोचना नहीं की थी, उसकी निंदा नहीं की थी। उसने कहा था इस आदमी को कहीं किसी संवैधानिक पद पर, जिम्मेदारी वाले पद पर कभी नियुक्त ना किया जाए, ये इतना भ्रष्ट है। ये नवीन चावला, ये इंदिरा गांधी के समय से लूटपाट में जुटा हुआ था। उसका जो 30 साल लंबा कैरेक्टर था उसको तुमने 2008 में बना दिया चुनाव आयोग। तो राहुल गांधी तुम ढूंढ ढूंढ के बेईमानों को, मक्कारों जिहादी को तो आप भूल ही रहे हैं, जिहादी को तो आप भूल ही रहे हैं। वो हाँ नहीं वो उसके बाद बना है, इसके बाद हाँ वही कह रहा ना, वो जिहादी को तो भूल ही रहे हैं, असली खिलाड़ी तो जिहादी है, एसवाई कुरैशी। तो ये तो इतने नमूने तुम इकट्ठा किए हो और सबके सर पे ताज सजा हुआ भ्रष्टाचार का, अवसरवाद का, स्वार्थपरता का, चमचागिरी का। और ये भी बता दो कि नवीन चावला की जो पत्नी है रूपिका चावला नाम है संभवतः, वो जो है सोनिया गांधी की बड़ी घनिष्ठ सहेली है मनीष जी, बड़ी घनिष्ठ सहेली। और ये पिछले 30-40 साल से लोग जानते हैं। तो अपने सहेली का आदमी वहां बन जाएगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। और आज जब बुरी तरह से हार रहे हो तो तुमको ये सब चुनाव आयोग में, चुनाव आयुक्त तुमको उसकी नियुक्ति में खामी नजर आ रही है, चुनाव आयुक्त में खामी नजर आ रही है। तो ये जनता देख रही है, जनता जान रही है। जो नहीं जान रही उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो भी जाने। तो पूरी तरह से काला, जैसे ना कि काजल की कोठरी में तुम लौट रहे हो। एक होता काजल की कोठरी से बच के निकल आना कि दाग न लगे, तुम लौट रहे हो उसी काजल की कोठरी में। राहुल गांधी कभी आईना तो देखो अपना, ऊपर से लेके नीचे तक काले हो और दूसरे गाली दे रहे हो, तो क्या कहें इसको। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना कि जब बार बार बोलता है मैं सिस्टम में रहा हूं, मेरी दादी थी, मैं फिर मेरा बाप था,
फिर मेरी मम्मी का नौकर था। ये इस तरह से हम सिस्टम में रहे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब मुंह खोलते हैं भाई साहब बोका दी ग्रेट, तो ये साफ समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि हाँ जिस आपने तो टीएन सेशन से लेकर के उस जिहादी कुरैशी तक सब कुछ खोल दिया। कुरैशी तो आजकल के हमने तो नजदीक से देखा है। जितने आपका यूपी वाला जो है ना एक पत्रकार जो आज भी बन बैठा हुआ है हमारा, वो भी मेट्रो एडिटर हुआ करता था, उठाईगीर था ये सब उसका, उस जिहादी का। हाँ। ये उठाईगीर थे सब, फिक्स था सबके वो कि उसके भजन लिखने हैं वो समय जब। और एक एक मनीष जी महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के में जितने चुनाव आयुक्त बने हैं उसमें से एक के खिलाफ भी तुम कोई ठोस, जिस तरह से मैं गिनवा रहा हूं, तुम किसी एक के खिलाफ भी गिनवा नहीं पाओगे। हाँ, हम लोगों ने गिनवाया था कि एक भी तुम्हारे चरण दबाने में लगा हुआ था और हम ही लोगों ने उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। और उस आवाज इतनी मजबूत आवाज थी कि बाद में उसको झुकना पड़ा, उसको चुनावों की अपनी तारीख उसी बदलनी पड़ी। और फिर उसके बाद चुनावों में अब उसने कहा कि हमसे गलती हुई है, और उसके बाद चुनावों की तारीख अब वो छुट्टी के साथ नहीं करता। तो वो भी एक तरह से तुम्ही को फायदा पहुंचा रहा था। तो बाकी ऐसा कोई फैसला बताओ चुनाव आयोग का कि नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा पहुंचाओ, तो तुम एक का भी नहीं बता पाओगे, तुम्हारे चार हैं। तो इस तरह के जब सूरज में थूकने की कोशिश करते हो तो बहुत बुरी तरह से बेनकाब होते हो। मनीष, राजीव कमाल। कुमार नाम था, राजीव कुमार हाँ, नाम था ना मेरे ख्याल राजीव से, राजीव जिसका हम कुमार लोग अभी कहा अभी जो था। हटा है, तो जिसको हम लोगों हम ने लोग कई कई शो में उसकी खासियत हम लोगों ने बताई थी पिछले चुनाव बताई में। थी जो हमेशा जो ये। है चुनाव जो पर्व त्योहार के इर्द गिर्द ही तारीख रखता था ताकि लोग छुट्टी पे चले जाएं, वोटिंग कम हो जाए, चले हिंदू जाए। पर्व त्योहार के आसपास ही रखता था। वो छुपा हुआ रुस्तम था इसका। लेकिन हाँ कमाल की बात यह है सर कि ऐसा बोका मिला है जो सेंचुरी बना रहा है हार का, जो लगातार अपनी जलालत अभी बिहार में करा के आया। लेकिन अब यूट्यूब पर देखिए खलिहर शैतानों को। ऐसा मुझे कई बार लगता है कि ठीक है, ये तो बोका ठीक है, ये तो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा सब बड़ा बड़ा संपादक सब था, ऐसा भजन गा रहा। मतलब मोदी से नफरत तो समझ में आता है। राहुल गांधी ने मोदी की बोलती बंद कर दी, राहुल गांधी ने कलाई खोल दी। हेडिंग देखिए इन चुट्टों का। मुझे कई बार लगता है कि कैसे ये संपादक थे। मतलब ये बोका है तो समझ में आता है, बाप भी बोका था, इसका बोका होना महत्वपूर्ण नहीं है। हो जाता है कई बार इस तरह के परिवार में लोग ऐसे जन्म ले लेते हैं। लेकिन जो सो कॉल बड़े बड़े अखबारों के संपादक टीवी चैनलों पर आज थे, आज लतिहर और खलिहर हैं, वो जब इस बोका के महिमा मंडन में कहते हैं कि कमाल कर दिया मेरा बोका ने, कमाल कर दिया नरेंद्र मोदी को जो है सो ऐसे कर दिया, वह बोलती बंद कर दी, ऐसा हद है। मनीष जी, वो बोलती बंद करी नहीं करी उसको छोड़िए। ये सारे लोग जो चिल्ला रहे कि बोलती बंद कर दी, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, इन सारे लोगों की आज चड्डी तक आज अंडरवियर भी नोच लिया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। तो ये बताओ कि ये किसकी वजह से नोचा है? कुछ इनके बदन पे कपड़ा नहीं बचा है, पूरी तरह से नंगे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जितने जिधर देखिए एक तिनका इनके बदन पे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जितनी 420 जितना झूठ इन्होंने बोला, जितनी मक्कारी इन्होंने की, उस सारी मक्कारी की, धूर्तता की, झूठ की, फरेब की, जालसाजी की धज्जियां आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उड़ा रही है। तो वो किस उसका जिम्मेदार कौन है, जरा ये लोग बताएं कि आज हमको नंगा कर दिया पूरी इस एक रिपोर्ट ने, उसके जिम्मेदार हो तुम अपना बताओ। उसने बोलती बंद करी नहीं करी वो नरेंद्र मोदी समझेंगे, जानेंगे और देश जानेगा। तुम अपने अपनी समस्या बताओ, तुमको नंगा किसने किया है और आज ही किया है, ताजा है कि मैं उम्मीद करता हूँ शायद पाड़ा आड़ा सनसनीबाज ये भी रिपोर्ट बनाए कि हम तो नंगे हो गए, नंगा इसने कर दिया, लेकिन नहीं बनाएंगे इससे। नहीं बनाएंगे इससे, मगर वही है। तब मुझे लगता है सिर्फ इसकी वजह यह है कि कैसे बोका का यदि महिमा मंडन होता है तो सोचिए कि वो जो महिमा मंडन करने वाला है उनका मेंटल लेवल क्या कुछ होगा। नहीं नहीं आप नहीं कल्पना नहीं कर मनीष सकते जी, हैं। वो तो देखिए वो शिकायत मुझको नहीं है, वो शिकायत मुझको नहीं है। और अब मैं चौंकता भी नहीं, क्योंकि वो तो परसों इसने बोका ने खुद ही अपना एक नमूना पेश कर दिया। जब हम लोगों ने बताया कि वो बता रहा था कि लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा, तो मैंने कहा था कि लंगड़ा घोड़ा एक खुद ही है। तो जब वो लंगड़ा घोड़ा अपने बारे में बता रहा था तो सामने बैठे गधे कितना प्रसन्न हो रहे थे। तो जब जहाँ गधों की महफिल में लंगड़े घोड़े का किस्सा सुनाया जाएगा, गधे प्रसन्न होंगे, तो यहाँ जो बाहर वाले गधे ये भी नाच रहे हैं, गधे गधे को मस्ती सवार हो गई। तो वो गधों की महफिल है।
वहाँ इसी तरह की बातें चलती है। गधे उसको बताते कि तुमने बोलती बंद कर दी, तो वो मस्त हो जाता है। गधों को बताता कि लगड़ा घोड़ा, तो गधे मस्त हो जाते हैं। तो आपस में एक जवाबी कव्वाली चल रही चलिए, दोनों की। हम लोगों ने लंगड़ा घोड़ा सुना था, तो आज डिबेट में मैं एक चैनल का क्लिप देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि राहुल ने किसको, जो हमने आपसे सवाल किया था वही सवाल, कि राहुल ने किसको उन मतलब उन नेताओं के लिए, कि राहुल ने किसको कहा शादी का घोड़ा, किसको रेस का घोड़ा, और किसको लंगड़ा बारात। घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा, बारात हाँ का घोड़ा और रेस का घोड़ा। तो उन तस्वीर दिखाया जा रहा था, सलमान खुर्शीद से लेकर के इन तमाम गुलाम नबी आजाद, सबके सब। चलिए, थोड़ी शालीनता में लोग आए कि उसमें राहुल गांधी का नहीं बताया, जो आपने कह दिया कि लंगड़ा घोड़ा तो ये खुद है। तो वहां उसके लिए लोग इसमें से लंगड़ा घोड़ा ढूंढ रहे थे कि जरूर लंगड़ा घोड़ा है, गुलाम नबी आजाद है या सलमान खुर्शीद है। अपने वफादारों की ये दुर्गति कर दी। इसीलिए कहते हैं, जो अपने वफादारों का, मतलब सालों से जिसने सेवा किया हो, उसको ऐसा जलील कह सकते हैं, तो इससे बड़ा बोका कौन हो सकता है, इससे बड़ा लंगड़ा घोड़ा कौन हो सकता है। और समझिए, इसका महिमा मंडन करने वाले की क्या गति होगी। हर स्तर पर जूते खाने के बाद भी इसे कह रहे हैं नाच बेटा नाच। इसे नचवाने के लिए परेशान है। आज वो एक वीडियो भी चल रहा है कि भाई ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बजा रहा है बीन और ये नाच रहा है। तो आप कह रहे हाँ। हैं कि भाई नाचेगा कैसे, इस जब ये खुद ही मान चुका है कि आंगन ही टेढ़ा है। तो इसके जितने चमचे कह रहा है नाच बेटा नाच। ये कह रहा बाप मेरे मुझसे ना हो पाएगा, ये पूरा आंगन ही टेढ़ा है। ऐसा लग टेढ़ा रहा है है। कि वही हम यहाँ से शुरू करें कि पूरे बिहार चुनाव, बिहार से घूमने के बाद इसने मान लिया है कि मुझसे ना हो पाएगा। नहीं हो पाए, नहीं वो सही है कि इसको नाचना नहीं आता और बहाना बना रहा कि आंगन टेढ़ा है। ये इस कहावत को ये चरितार्थ कर रहा है अपनी इन हरकतों से।